हेलो गाइज, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यह सस्ती क्रांति टेस्ट सीरीज के संदर्भ में छठवां वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। यदि दोस्तों पिछले 5 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे आयाम तक ला सकते हैं। तो यह वीडियो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 से संबंधित है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के कुल 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। सारे प्रश्न टीसीएस पर आधारित हैं। ध्यान रखना, इस वीडियो का जो पीडीएफ है हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पीडीएफ देखने से पहले एक्स्ट्रा फैक्ट हम जो इस वीडियो में बताएंगे उसको देखना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि पीडीएफ में वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी जो हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया? डॉल्फिन, दूसरा समुद्री घोड़ा, तीसरा ऑक्टोपस, चौथा दिया है राजकरकट। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्टोपस। चलिए इसके विषय में थोड़ा अन्य जानकारी आपको बताते हैं, जिसके लिए हम हर वीडियो में बताते आए हैं। तो ध्यान रखिए, ऑक्टोपस प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। ऑक्टोपस समुद्र में पाया जाने वाला है। इसे डेविल फिश भी कहते हैं, यानी ये क्या, समुद्री मछली भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देखिए कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड के नाम से जाना जाता है और हार्बर के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है मंगलौर, दूसरा कोच्चि, तीसरा पोर्ट ब्लेयर, चौथा कोलकाता। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले थोड़ा बंदरगाहों के विषय में आपको हम एक प्रकाश डालते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर भारत में बंदरगाह पूछे, भारत में कुल लगभग 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े बंदरगाह। आप अगर पेन की कॉपी नहीं लो तो इसको नोट कर सकते हैं। तो जैसे 13 का नाम बता देते हैं। पहला गुजरात में कांडला बंदरगाह है। मुंबई में आएंगे, एक मुंबई में आपका है न्यावा सेवा है, एक मुंबई, 2 बंदरगाह हैं। आप आएंगे गोवा में मर्मागुआ है, मर्मागुआ। आप जैसे पहुंचेंगे कर्नाटक में न्यू मंगलौर। केरल पहुंचेंगे कोची बंदरगाह है। तमिलनाडु में 3 है, एन्नौर, तूतीकोरिन, चेन्नई। 3 बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आप आंध्र प्रदेश में आएंगे, यहाँ पर कितने बंदरगाह हैं? एक है सब बड़ा बंदरगाह विशाखापत्तनम। उड़ीसा में आएंगे, आपका क्या नाम है? पारादीप। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह? पारादीप। जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह दोस्तों याद रखना? हल्दिया बंदरगाह। ये 12 हो गए आपके मुख्य भूमि पर। एक बंदरगाह आपके मुख्य भूमि से अलग है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार पे। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि एक बंदरगाह के नाम से फेमस है। ये 13 बड़े बंदरगाह आपको याद रखना है भारत के। तो इस प्रश्न का चलिए अब आपको उत्तर दे देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। ध्यान रखिए। चलिए इसके विषय में थोड़ा और बताते हैं। ध्यान देखिए, कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। कांडला बंदरगाह भारत में ज्वारी बंदरगाह का उदाहरण है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी सहित 2 बंदरगाह विहीन देशों जैसे नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता है, यानी यह बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसका उत्तर कमेंट करके हमको आप बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या 21 में जो खेला गया में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन है पीवी सिंधु, बी मीराबाई चानू, सी नीरज चोपड़ा, डी रवि दहिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु। ये आपको विशेषकर याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट इसके विषय में थोड़ा अन्य जानकारी आपको देते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो 2021 में खेला गया कांस्य पदक जीते हैं। वह 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई उस समय के अनुसार। ध्यान रखना 2020 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। ऑप्शन है सोडियम, बी लोहा, सी जस्ता या डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, ध्यान रखना। चलिए इसके विषय में थोड़ा ध्यान से देखिए इस टेबल को कि नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम है। अभी बता ही चुके हैं आपको। सोडियम धातु का निष्कर्षण यानी कास्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड
के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। ध्यान रखना, सोडियम धातु को किरासन यानी किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, यानी इसको हम आप देसी भाषा में कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल कहते हैं। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने में होता है। सोडियम धातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसमें बिजली आराम से प्रवेश कर सकती है, धारा प्रवाहित हो सकती है। ध्यान रखना, यह धातु बेंजीन तथा ईथर में विलेय है, यानी सोडियम जो है बेंजीन और ईथर में यह विलेय के रूप में जानी जाती है। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 30 या डी अनुच्छेद 40। तो ध्यान से देखिए और इसका उत्तर कमेंट्स करके आप बताएंगे। तो आशा करते हैं आप उत्तर दे चुके हैं, चलिए बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। चलिए इसके विषय में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको। ध्यान से देखिए कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का उल्लेख वर्णित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी आप कार्यपालिका को न्यायपालिका से किस तरीके से पृथक कर सकते हैं, यह कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 51 अगर बात कर ले तो यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो हम बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अगर 51 का आपसे पूछ ले तो मौलिक कर्तव्य के विषय में वर्णन है। ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 60 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? यानी 2011 के विश्व कप में कौन सा पशु शुभंकर के रूप में फेमस था? तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए हाथी, बी बाघ, सी शेर या डी घोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी यानी एलिफेंट। क्या हो जाएगा? एलिफेंट। ध्यान रखना। चलिए इसके विषय में थोड़ा और बताते हैं आपको। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में हाथी को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था, जिस समय पार्लियामेंटो सुधार आया था। पार्लियामेंटो सुधार भी 1909 में आया था, ये भी आपको याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? ऑप्शन ए छाया कुमार, बी अपाड़ा सतीशन, सी शोभना नारायण, डी प्रभु देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपाड़ा सतीशन। क्या हो जाएगा? अपाड़ा सतीशन यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ध्यान रखना। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 अपाड़ा सतीशन को प्रदान किया गया। यह आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा इस टेबल को ध्यान से देखिए, आपकी परीक्षा के दृष्टि काफी हेल्पफुल है। अपाड़ा सतीशन एक कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और शिक्षिका हैं। भरतनाट्यम के में कौन फेमस है? रुक्मणी देवी, अरुणडेल और आप याद रखना ब्रह्मा सुब्रमण्यम। कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, अब्बेस्पति, चेना सभ्यम फेमस है। कथकली में कृष्णन कट, उदय शंकर, कृष्ण नायर ये फेमस है। कथक में बिरजू महाराज फेमस है, लच्चू महाराज फेमस है। ये सब आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए और इसका उत्तर आप कमेंट्स करके हमको बताएंगे। क्या दिया गया? दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सी विधि और न्याय, डी रक्षा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? गृह मंत्रालय। ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर
कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दिल्ली के सभी 3 नगर निगम निकायों को एक में विलय करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौन थे? नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन विधेयक संसद में पेश किया था। ये आपको विशेषकर याद रखना, कौन पेश किया था, उस व्यक्ति को याद रखना है, कब पेश किया गया वो भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोती मस्जिद दिल्ली। क्या हो जाएगा? मोती मस्जिद दिल्ली। चलिए इसके विषय में थोड़ा अन्य जानकारी आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। मोती मस्जिद दिल्ली भारत में लाल किला परिसर के अंदर एक सफेद संगमरमर की मस्जिद है। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुबुद्दीन यानी कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाएं, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिला तक बनवाया। ये भी आपको याद रखना है। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल मकबरे को अपनी प्रिय बेगम, क्या नाम था, मुमताज महल की याद में 1631 या 32 में 1653 या 54 के बीच बनवाया था। ये भी आपको याद रखना, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 होगा। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? ऑप्शन ए राजस्थान, बी त्रिपुरा, सी दिल्ली या डी हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए इसके विषय में थोड़ा ध्यान से देखिए कि आर्थिक प्रबुद्ध मंडल यानी थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई। आर्थिक थिंक टैंक यानी सेंसर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% हो गई। CMIE मुंबई में स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है, जो एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में कार्य करती है। ध्यान रखना, राज्य अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना 0.7% में दर्ज की गई। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान देखिए इस प्रश्न को कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को क्या कहा जाता है? हटिंग द हार्ट वे, फायरिंग पॉइंट, शॉट फायर्ड, ए शॉट एट हिस्ट्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए शॉट एट हिस्ट्री। इनकी बुक है, किसकी? इनका नाम क्या? अभिनव बिंद्रा की। चलिए इसके विषय में थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ से कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को शॉट एट हिस्ट्री कहा जाता है। तो कुछ अन्य पुस्तक है, ध्यान रखना। फायरिंग पॉइंट अगर पूछे तो माइकल हेडन की है, शॉट फायर पूछे तो जोसेफ लफलिन की है, अनहॉस्पिटेबल माई लाइफ सो फार मारिया सारापोवा की है, ब्रिजिटल नेशन रूपा पुरुषोत्तम की है, 281 एंड बियॉन्ड किसके? BBS लक्ष्मण की। ध्यान रखना, ये भी आपके परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1857 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी दौलत खान लोधी, सी महमूद शाह प्रथम या डी हुमायूं। तो लगभग सबको पता है, तो बाबर ही था जिसने खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा को जब हराया और किसकी उपाधि धारण किया? गाजी की। ये सबको लगभग पता है। तो इसके विषय में ध्यान से देखिए। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद BBS लक्ष्मण बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने शराब के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान रखना, साथ ही जिहाद का नारा दिया। ये विशेषकर आपको याद रखना, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी हेल्पफुल है। तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध की एक ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर
इसको ध्यान से देख सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े समय में आप अधिक चीज़ें याद कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके विषय में थोड़ा समझिए। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा जाता है। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने इसको क्या कहा? डायनोसिस पुस्तक में इसको बिंदुसार नाम से संबोधित किया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। ये भी आपको याद रखना है। एथेनियन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक की मांग की थी। ध्यान रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसको हराया था? घनानंद को। ध्यान रखना है। चलिए, ध्यान से देखिए, इसी के विषय में थोड़ा देखिए। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। समुद्रगुप्त आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। ये भी आपको विशेषकर याद रखना है। चाणक्य को एक नाम से और जाना जाता है, भारत का मैकियावेली। अगर मैकियावेली वास्तव में पूछे कहा गया था, मैकियावेली अफ्रीका के था, जिसकी बुक है द प्रिंस। आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। द प्रिंस बुक किसकी है? तो मैकियावेली की है। द प्रिंस इसकी बुक है। द डिस्कोर्स बुक है इसकी है। आर्ट ऑफ वार इसकी बुक है। यानी 3 बुक याद रखना किसकी? मैकियावेली की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए, इसके विषय में थोड़ा ध्यान से देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, न्यूनतम सिक्किम, दूसरे महाराष्ट्र, इसमें दूसरे मिजोरम, तीसरे बिहार, इसमें तीसरे अरुणाचल प्रदेश, चौथे पश्चिम बंगाल और इसमें चौथे गोवा। ये टेबल याद रखना है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, ध्यान देखिए, अगला क्वेश्चन जनगणना के विषय में थोड़ा अन्य तथ्य देख लीजिए। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई, जो कि ये क्या था? गवर्नर जनरल था। 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। ध्यान रखना, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से, मतलब सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में शुरू हुई थी। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। अप्रैल 2022 में आसनसोल यानी पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की? ऑप्शन है शत्रुघ्न सिन्हा, बी राहुल गांधी, सी ममता बनर्जी, डी अग्निमित्र पाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुघ्न सिन्हा। क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न सिन्हा। चलिए, इसके विषय में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है। अप्रैल 2022 में आसनसोल उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। टीएमसी के संस्थापक ममता बनर्जी को माना जाता है, जो बंगाल में इनको दीदी के नाम से भी जाना जाता है। टीएमसी की स्थापना 1 जनवरी 1998 में हुई थी। यह पार्टी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्रीय पार्टी है, ध्यान रखना है। वर्तमान में इसी पार्टी की सरकार भी वहां पर बनी हुई है। चलिए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? ऑप्शन है शर्करा, बी सरक्यूमिन, सी क्लोरोफिल, डी लैक्टिन। यहाँ गलती से आपका उत्तर भी दिख गया, तो चलिए बताइए जैसे क्या है? क्लोरोफिल। इसके विषय में क्लोरोफिल प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, ध्यान रखना। थोड़ा अन्य क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, अकाली दल या आर्य समाज? तो कौन नहीं जानता इस व्यक्ति को? तो ध्यान रखना, किसकी? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज इनका
फेमस है, ध्यान रखना। चलिए कि इसके विषय में ध्यान समझिए। ब्रह्म समाज सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की, जिन्हें बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार लाना, धार्मिक कुरीतियों को दूर करना और जो भी उसमें अच्छाइयाँ उसको सामने लाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एक ब्रह्म ही एक देवता है, ध्यान रखना, यही इसका नारा था। एक ईश्वरवादी मत का प्रचार हेतु उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। अगर पूछेगा किस गवर्नर के समय था तो उसका नाम क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक, ध्यान रखना, उसी के समय में इसका गठन किया गया। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 होगा। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केरल। चलिए ध्यान से देखिए क्या दिया गया। निशागंधी उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम शहर में आयोजित किया जाता है। यह नृत्य उत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी के विभिन्न प्रतिपादकों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना जो कि बहुत हाईलाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी 6 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ध्यान से देखिए इसके विषय में कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री की सलाह जरूरी। क्या क्वेश्चन? भारत और श्रीलंका डॉट डॉट बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। भूपेन हजारिका सेतु, सिरेही नामक सेतु, एडम्स सेतु या महात्मा गांधी सेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एडम्स सेतु। क्या हो जाएगा? एडम्स सेतु आपको याद रखना है। चलिए इसके विषय में थोड़ा ध्यान से देखिए कि भारत और श्रीलंका एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिंगल द्वीप, तपोवन जैसे नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। ध्यान रखना, पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी भी आपको याद रखना है। भारत के धनुषकोटी और श्रीलंका के तलया मन्नार के मध्य प्रवाल भित्ति से निर्मित आदम का पुल है, ये भी आपको याद रखना है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। तथा सबसे ऊंची चोटी क्या है? बिदुरा लागाला। कितनी है? 2527 मीटर। भूपेन हजारिका सेतु ढोला सदिया यानी ढोला से सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 होगा कि निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, बी गदर पार्टी, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या डी साइमन कमीशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी। क्या हो जाएगा? गदर पार्टी। चलिए इसके विषय में बताते हैं, ध्यान से देखिए कि गदर पार्टी 1913 में भारत के बाहर स्थापित होने वाली एक क्रांतिकारी संगठन है। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में कौन? लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस पार्टी के अन्य प्रमुख नेता जैसे रामचंद्र हो गए, इसके बाद रामनाथपुरी, सोहन सिंह हो गए, भाकना हो गए, करतार सिंह हो गए, भाई परमानंद हो गए, भगवान सिंह हो गए, पंडित काशी, ये सब फेमस रहे। सोहन सिंह भावना के प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कांसीराम कोषाध्यक्ष थे। ध्यान रखना, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का अगला अंक प्रकाशित हुआ। कौन सा अगला अंक प्रकाशित हुआ? जो उर्दू में था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 18 नवंबर 1927 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से 1856 में भारत सरकार द्वारा
निजी क्षेत्र की सभी मौजूद जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम इंश्योरेंस लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, साधारण बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जीवन बीमा निगम। चलिए इसके विषय में थोड़ा अन्य फैक्ट देखिए ध्यान से कि भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की मौजूदी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया। ध्यान रखना, देश में क्रियाशील 245 स्वदेशी और विदेशी जीवन बीमा कंपनियों को अधिकृत करके 5 करोड़ की पूंजी के साथ किया गया था। सरकार अपनी बीमा कंपनी को एक निवेशक संस्था मानती है जो वित्तीय क्षेत्र में पूंजी बाजार का अंग है। ये भी आपको विशेषकर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? ऑप्शन है श्रेया घोषाल, बी अरिजीत सिंह, सी आशा भोसले, डी लता मंगेशकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लता मंगेशकर द्वारा यह गाना गाया गया था। ध्यान रखिए। चलिए ध्यान से देखिए, प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा? लता मंगेशकर द्वारा गाया था। तो ये मेरे वतन के लोगों एक हिंदी लोक भक्ति गीत है जिसे कवि प्रदीप ने लिखा था। इस गीत में संगीत जो है श्री रामचंद्र ने दिए थे। एक गीत चीनी आक्रमण के समय मारे गए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। लता मंगेशकर नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल की उपाधि से सम्मानित की गई थी। कब? 1963 में। ये भी आपको याद करके जाना है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती हैं जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर को क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर, और आपका हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या प्रशांत महासागर? किसको किसको? ध्यान से देखिए, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके विषय में ध्यान से देखिए कि मोना एक ऐसे महासागर के बारे में चर्चा करती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करती है। इस महासागर का नाम क्या है? अटलांटिक। ये आपको याद रखना। प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है। इसकी आकृति कैसे है? यह आकार की है। ध्यान रखना, व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे व्यस्त महासागर है। ये भी आपको याद रखना है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक है। प्रबल वित्तीय प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। चलिए ध्यान से देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, या डी केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके विषय में ध्यान से देखिए कि पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रमुख नृत्य है। पंथी गीतों में गुरु घासीदास के चरित्र गायन का वर्णन किया गया है। इसमें रैदास, कबीर, दादू संतों के आध्यात्मिक संदेश को बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो लगभग आज का सेशन खत्म होता हुआ है। थोड़ा इस टेबल को ध्यान समझ लिए, इसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। तो पंजाब में क्या है? भांगड़ा है, गिद्धा है, मालवी है, सम्मी है, लुद्दी। ये पंजाब के का लोक नृत्य हैं। बाकी अन्य को आप स्क्रीनशॉट लेकर ध्यान से देख सकते हैं। तो वीडियो को इसी पर रोकेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसका लिंक जो है, जो PDF है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन